नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा। आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की। दुनिया परेशान है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आखिर क्या करना चाहते हैं, कब क्या करेंगे, कब किसके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे और कब किसके ऊपर कितना टैरिफ लगाएंगे। इसके पीछे की जो कहानी है और उससे भी बड़ी बात कि इसका क्या असर पड़ रहा है विश्व कूटनीति पर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रबीर पुरकायस्थ। आपका बहुत स्वागत है प्रबीर। 20 जनवरी से जब से ट्रंप महोदय बैठे हैं इस गद्दी पर, तब से उन्होंने दुनिया पे जो मन आ रहा है, एक राजा की तरह होता है ना, बेलगाम राजा, डंडा चलाते रहते हैं। टैरिफ चलाया, फिर हम देख रहे हैं कि अभी उन्होंने सैंक्शन लगा दिया। शायद इतिहास में पहली बार हुआ है कि यूएन स्पेशल रेपेटियर जो एल्बनीज फ्रांसिस हैं, उनके ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगा दिया कि भाई तुम गाजा पे बहुत रिपोर्ट कर रही हो, ऐसा ठीक नहीं है। ब्राजील को अलग से उन्होंने टैरिफ लगा दिया। तो ये क्या ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं दुनिया में? देखिए, सिर्फ विदेश के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, अपने देश में भी यही कर रहे हैं कि जो कानून है वो कह रहे हैं कि हमारे लिए लागू नहीं होता। मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट में कंजर्वेटिव रिपब्लिकन्स की जो बहुमत है इस वक्त, उसके वजह से सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा भी इस पर लग रहा है। तो ऐसा कोई काम वो नहीं कर रहे हैं विदेश में जो देश में नहीं कर रहे हैं। तो उनके मुताबिक कानून उनके लिए नहीं है, ना कि अमेरिका में अमेरिकन प्रेसिडेंट पे कानून कोई अंकुश लगा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका पे कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून या जो भी ट्रीटीज़ है, जो समझ है, वो उन पर लागू नहीं होता। वो सबको बताएंगे कि बांसुरी मेरे पास है, आपको नाचना है, जैसे मैं बजाऊंगा। तो ये तो मूल जो परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं वो ये दिख रहा है। सवाल इसके लिए जो हमें पूछना पड़ेगा, क्यों कि दुनिया में ये क्या मुहूर्त है एक हिसाब से जिसमें ये सब हो रहा है। एक राष्ट्र अब कहता है मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं मानता, मैं जो कहूँगा वही होगा। ट्रेड की जो जितने सारे ट्रीटीज थी, चाहे वो अमेरिका के साथ दूसरे देशों का या तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड ट्रीटी जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, WTO जो बना था, ट्रीटी के तहत ही बना था, सब देश उसमें शामिल है, उसका प्रोसीजर है, वो नहीं मानता। मैं तय करूँगा हर देश का क्या टैरिफ होगा अमेरिका में चीज़ बेचने के लिए, और वो अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं तो हम और भी टैरिफ लगाएंगे। ये किस आधार पे कि मैं जो चाहता हूँ जितना पैसा आपसे लूँगा वो आपको देना पड़ेगा। तो एक हिसाब से एक खजाना है, ट्रीटी नहीं है, ट्रेड नहीं है। हम खजाना आप हमें दें कि जो हम चाहते हैं वो आप हमें दे, ट्रिब्यूट के तौर पे दे, ठीक है ना। जो राजा राजवाड़ों को मिलता था अपने प्रजाओं से सिर्फ नहीं, बट छोटे मोटे और जो थे छोटे राजा जो थे, जमींदार थे, उनको देना पड़ता था। जो उसके मन में आ गया, जो सनक आ गई। यहाँ मैं जो ब्राजील पर उन्होंने किया नहीं, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ अभी, एक मिनट जरा सब्र कीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दुनिया में दो तरह का परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। एक तो है कि जो अमेरिका केंद्रिक जो दुनिया था, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद निकला दुनिया में, और ख़ास तौर के सोवियत यूनियन की गिरने के बाद, विघटन के बाद जो बड़े पैमाने पे फैला दुनिया पे कि अमेरिका की एक राष्ट्र है, पुराना रोम के साम्राज्य के तरह वो दुनिया पे राज करेगा। हालांकि पुराना रोम का साम्राज्य इतना बड़ा नहीं था, ठीक है ना, वो तो यूरोप के लिए था, हमारे लिए नहीं था। हम तो जानते भी नहीं थे शायद उस वक्त कि रोम क्या है। पर ये जो चीज़ है एक है, पर दूसरी चीज़ और है कि पश्चिम देशों की, वेस्ट की जो बोलबाला हुआ है, ख़ास तौर से पिछले 300 साल में शुरुआत जिसकी है, अमेरिका जब कोलंबस साहब पहुंचे इंडिया के लिए ढूंढते हुए, उन्होंने अमेरिका की खोज कर ली, अमेरिका पे पहुंच गए। आने के बाद भी उनको मालूम नहीं था कि कहाँ गए थे और कहाँ से लौट रहे, वो अलग बात है। पर ये जो है, इसके 200 साल के अंदर वहाँ की जो लूट उन्होंने किया था, सब खास तौर से सिल्वर की, और उसके ज़रिए दूसरे देशों से ट्रेड बढ़ाया, अपने साम्राज्य बढ़ाया, सेना बढ़ाया,
और ख़ास तौर से नौसेना बढ़ाया। उसके वजह से वो हमारे ऊपर कब्ज़ा सिर्फ नहीं किए, दुनिया के काफ़ी मुल्कों पे कब्ज़ा किए, और वेस्ट जो है, जो अमेरिका भी बाद में शामिल होता है, वो दुनिया पर क्या कहेंगे अपना प्रभुत्व कायम किया। 200-300 बनाए, 200-300 साल के प्रभुत्व कायम किया। तो वो 500 साल की इतिहास भी ख़त्म होते नज़र आ रहा है। ये जो सिर्फ अमेरिका की ये चीज़ ना देखे, मतलब अमेरिका की जो छटपटाहट है उसके पीछे की कहानी ये भी है कि उसका साम्राज्य खत्म होता दिखाई दे रहा है। साम्राज्य उसका खत्म होते दिखा रहा है, और उसके साथ जो G7 है ना, जो कहते हैं कि हम दुनिया में कानून बनाएंगे, उनका भी बोलबाला खत्म होते दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अब पहले रशिया के साथ जंग किया, पूरा यूरोपियन यूनियन अमेरिका में मिल के यूक्रेन को मदद किया, रशिया हटा नहीं पीछे, सैंक्शन लगाया, उसका पूरा जितना बैंक में पैसे थे दूसरे देशों में सब जब्त कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। तो एक एक करके अगर देखें, चीन पे जी ट्रेड, जिसको हम चर्चा किए हैं, ट्रेड वॉर जो शुरू किया था, जो चिप वॉर के नाम से लोग पहचानते हैं, चिप वॉर शुरू किया। AI में कहा कि हम तो अब बहुत आगे चले जाएंगे, चीन पीछे हो जाएगा, ये नहीं हुआ। तो एक एक करके अगर देखें तो ये हालत जो है, वेस्ट की जो क्राइसिस है और अमेरिका की जो क्राइसिस है, दोनों एक साथ हो रहा है। यूरोपियन देशों की दशा देखिए ना, कौन पूछता है, अमेरिका भी नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो परिवर्तन है, मैं समझता हूँ एक बहुत ख़तरनाक मोड़ पे हम हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अगर गुंडागर्दी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई कानून नहीं मानेंगे आप, अगर आप दुनिया चला सकते हो, चलाना चाहते हो, इस तरह दुनिया चल नहीं सकती। मेरे ख्याल जो ये चीज़ है, ये क्राइसिस इसीलिए वेस्ट की क्राइसिस है, अमेरिका की क्राइसिस है, और इसीलिए दुनिया की क्राइसिस है। और मेलेनचौन साहब जो फ्रांस के हैं, उनकी अभी ही एक इंटरव्यू है तारिक अली के साथ, तो बड़ा दिलचस्प है। वो इसी चीज़ों के बारे में वो बता रहे हैं दोनों मिलके कि ये क्राइसिस, जो यूरोप का क्राइसिस और दुनिया का क्राइसिस, अमेरिका का क्राइसिस क्यों इकट्ठा हो रहा है, और इसमें दूसरे देशों को क्या इस तरह से वो कब्जे में कर सकते नहीं। इसके बाद हम आते हैं, आपने जो पूछा, क्योंकि ब्राजील इसलिए बहुत दिलचस्प है कि बाकी जगह तो ट्रेड वॉर्स अलग अलग वजहों से, यहाँ तो वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये मेरा दोस्त है बोल्सोनारो, इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है और ये तुम बदले की भावना से कर रहे हो, इसलिए मैं तुम पर 35% टैरिफ लगाता हूं। तो ये तो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है कि आप खुलकर बोल रहे हो कि भैया मैं इस आदमी को बचाना चाहता हूं, इसने जुर्म किया है, तुम अलग देश हो, सॉवरेन हो, लेकिन ठीक है, गुंडा मैं हूं, दादा मैं हूं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। देखिए, एक देश की अंदरूनी राजनीति में इस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट हस्तक्षेप कर रहा है, एक बात है। दूसरी बात, इससे ट्रेड को जोड़ रहा है जी। तो दूसरी बात होती है, आप कहिए बोल्सोनारो के साथ गलत हो रहा है, मैं स्टेटमेंट दूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, पर ट्रेड में मैं आप पर टैरिफ लगाऊंगा। और बोल्सोनारो को जो लूला साहब जो प्रेसिडेंट है उस वक्त, उन्होंने उस पर केस नहीं किया। वहाँ पर आप इन्वेस्टिगेशन के बाद एक जुडिशियल ऑर्गन होता है, फ्रांस में भी यही है, तो यूरोप में और कुछ देशों में भी है, जिसके तहत एक जुडिशियल बॉडी उसको देखता है प्रोसिक्यूट करना है नहीं, और एक जो बॉडी होता है जजमेंट जो करने वाले, दोनों जुडिशियरी के अलग अलग अंग हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। अमेरिका के तरह, इंग्लैंड के तरह, हमारे तरह यहाँ पर सरकार प्रोसिक्यूट करती है, तय करा लेती है कि किसको वहाँ पर वो नहीं बाहर होता करना है। सरकार इन्वेस्टिगेट करके एक जुडिशरी का आर्म को देती है, वो देखता है केस हो सकता है नहीं, उसके आधार पे केस फाइल करता है, और एक जुडिशरी का एक बॉडी है जिसमें वो राय देते हैं कि ठीक है नहीं है। तो ये जो प्रोसीजर है, ये लूला साहब के खिलाफ कहना कि आपने किया है, ये भी गलत है। ये जरूर है, उसका असर पड़ता है जुडिशरी पे, पर जुडिशरी डायरेक्टली नहीं करता। अगर करता भी है तो भी अलग देश है, हाँ, बिल्कुल एक अलग देश है। अंदरूनी कानून उसके यहाँ क्या होगा, ट्रम्प साहब बताएंगे। इसका मतलब है मैं दुनिया का सब सर्वे सर्वा हूँ, और मैं सबको बताऊंगा क्या चीज़। इसके साथ साथ और भी देखिए,
ब्रिक्स में अगर आप हैं तो भी एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। ब्रिक्स को धमकी दी जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ मुल्क मिलके कुछ बात करेंगे, उस पर धमकी दी जा रही है कि आप कुछ करेंगे आर्थिक तौर पे मैं टैरिफ लगाऊंगा। तो ये जो पूरा दुनिया के ऊपर ये दादागिरी जो है, सवाल ये है कि चल सकता है क्या? क्योंकि नहीं, मैं एक चीज़ और आपसे दर्शक को भी ज़रूरी है कि जो जिस तरह से इन्होंने संयुक्त राष्ट्र की जो स्पेशल रिपोर्टर हैं, क्योंकि वो तो एक इंडिविजुअल हैं, आपने उस इंडिविजुअल जो जिनका जिम्मा ही है कि वो फिलिस्तीन में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उस पर इन्वेस्टिगेट करें, उस पर रिपोर्ट लाएं, एल्बनीज फ्रांसिस, तो आपने उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। और वो क्या काम कर रही है? संयुक्त राष्ट्र यही तो कह रहा है कि तुम लोगों को मार रहे हो। 800 से अधिक निहत्थे भूखे लोगों को गाजा में एड के माने खाना परोसने के लाइन में आप निहत्थे लोगों पे गोलियां चला रहे हैं। आपको यह भी बर्दाश्त नहीं है, आप कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल मेरे खिलाफ बोल रही है, मेरे दोस्त के खिलाफ। मतलब यहाँ पर भी दोस्त है, क्योंकि दोस्त उनके बेंजामिन नेतन्याहू हुए जो वॉर क्रिमिनल है, तो आप कहते हैं कि नहीं कोई नेतन्याहू के खिलाफ बोलेगा मैं उसको भी सैंक्शन लगा देता हूँ। तो ये कहने का मतलब साफ है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं मानता, अंतर्राष्ट्रीय कोई भी बॉडी हो उसकी अहमियत मैं नहीं मानता, उसके अख्तियार जो है, जिनका एरिया वर्क है उसको भी नहीं मानता। मैं दुनिया का सर्वेसर्वा हूँ, और अमेरिका में भी खुद प्रेसिडेंट साहब हैं, वो भी अंदरूनी स्तर पे भी यही कह रहे हैं जी। तो ये हम ना समझे कि उसमें कोई फ़र्क है। सवाल मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये इस समाज, अमेरिकी समाज में क्या दर्शाता है? उसकी क्राइसिस नहीं है क्या कि एक ऐसे व्यक्ति जो अंदर का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता, वो समझता है उससे भी वो परे है। दुनिया का तो बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय कानून कहाँ माना? इराक इन्वेजन किया, अफगानिस्तान इन्वेजन किया, बमबारी जब भी मन आए किसी पर बमबारी किया। हमारे यहाँ आपको याद होगा जो 7th फ्लीट हमारे यहाँ आने वाले थे बांग्लादेश के सवाल पे, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में, वहाँ भी 71 में उसमें भी शिरकत करने के लिए तैयार थे। वियतनाम पे इतनी लंबी लड़ाई चलाई। तो ये जो चीजें है ये तो हमले का पुराना इतिहास है। सवाल है कि एक यह क्राइसिस इस वक्त है कि जो एक कहते हैं ना, एक फिग लीफ होती है जिसके ढकते हैं अपने नंगापन का, वो ख़त्म करके ट्रम्प कहते जो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जो कहूँगा वही सत्य है, और कानून कुछ भी हो उससे मुझे कोई परवाह नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून को तो वो अमेरिका पहले भी नहीं मानता था, अब ट्रम्प साहब के आने के बाद वो और काफ़ी नंगापन दिख रहा है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ। व्हाइट हाउस ने एक्स प्लेटफॉर्म पर डाला ट्रम्प महोदय को सुपरमैन, ठीक है? तो एक अमेरिकी प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो एक्स प्लेटफॉर्म पे उन्हें सुपरमैन दिखा रहा है। ये कैसे, क्या चल पाएगा, क्या होगा? क्या ये जो पूरा दौर है ट्रम्प वाला, इसकी फिजिबिलिटी कितने दिन तक आपको लगता है, कितने दिन तक चलेगी, कैसे चलेगी? देखिए, उनका मार्केटिंग जो है उसको छोड़ दीजिए, सुपरमैन दिखाए कुछ भी दिखाए वो अलग बात है। सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका का इस वक्त आर्थिक स्थिति वो नहीं है जो 40, 50, 25 साल पहले थी। इस वक्त अमेरिका का इकोनॉमी जो है, उत्पादन जो करता है, वो उत्पादन इतना नहीं करता है। दुनिया में उत्पादन करने वाले देश अलग हैं। चीन सबसे बड़ा है, जापान है, आपके साउथ कोरिया है एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया है, इन भारतवर्ष तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम भी एक बहुत बड़ा उत्पादन करने वाले देश है। रशिया है जिसको समझते थे कि उसका कुछ कीमत ही नहीं है, वो भी में बिछा देंगे। उन्होंने भी दिखाया है कि उसकी जो अकेला जो आर्मर टैंक प्रोडक्शन और गोला बारूद की जो उनकी क्षमता है, वो पूरा यूरोप और अमेरिका मिला के उसमें उसके पीछे है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका मिलके भी उतना उसको कम्पीट नहीं कर सकते। तो ये जो उनका समझ था कि हम सबसे बड़े हैं,
सही बात, 25 साल पहले सबसे इकोनॉमी में सबसे बड़ा देश ट्रेड में अमेरिका था, इस वक्त नहीं है। हाँ, दृश्य बदला हुआ है। हाँ, और जो उनकी जीडीपी देखें तो दूसरे दुनिया की जीडीपी के कंपैरिजन में वो हालत नहीं जो पहले थी। उनका अभी भी आर्थिक दखल दुनिया में ज़्यादा है। फाइनेंस कैपिटल जिसे हम कहते हैं, वित्तीय पूंजी जो हम कहते हैं, बैंक्स की और जो और भी कंपनी, फाइनेंस कंपनीज है, इंश्योरेंस, इनके हाथ में है। पर हकीकत है उत्पादन करने वाला शक्ति, प्रोडक्टिव फोर्स जिसे हम कहते हैं, वो उनके पास नहीं है। और मैं समझता हूँ, आप जानते हैं मेरा तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है कि उत्पादन ही समाज को जानवरों से अलग करता है, कि हम उत्पादन अपने लिए करते हैं। उत्पादन अगर आप नहीं करते हो, सिर्फ अगर आप फाइनेंशियल लेन देन करोगे, उससे आप दुनिया को फाइनेंशियली कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इकोनॉमिक फोर्स जो है उत्पादन ही है। तो ये उत्पादनकारी शक्ति अमेरिका का काफ़ी कमज़ोर है। अमेरिका जहाज़ नहीं बना सकता, एयरक्राफ्ट बनाता है, उसमें आज तक उनकी F-35 है, अभी तक उनकी एयरफोर्स बोलता है इस पे 800 डिफेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो ये सब देखते हुए जो देश उत्पादन नहीं करता है वो बहुत दिन तक अपना दादागिरी नहीं कर सकता। सवाल है कि हाँ, अमेरिका एक इस इशू पे दुनिया के सबसे आगे है। क्यों? कि उनके पास डिफेंस बजट जो है उसके बाद के 9 देशों का बराबर है। तो सबसे ज़्यादा खर्चा है, सबसे ज़्यादा दुनिया के, सिर्फ नहीं, उसके बाद जो 9 देश है उसका बराबर खर्चा एक देश कर रहा है, ठीक है ना। तो ये मिलिट्री और फाइनेंशियल ताकत, इसके ज़रिए क्या दुनिया पर वो प्रभुत्व जमा सकते हैं बहुत दिन के लिए या नहीं। मैं समझता हूँ ये कोशिश है एक गिरती हुई देश की कोशिश। ये नहीं समझे कि बहुत शक्तिशाली देश ये कर रहा है। शक्तिशाली देश को डंडा दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो एक गिरती हुई देश है जो अपना डंडा इसीलिए दिखा रहा है, उसके पास डंडे के अलावा ख़ास कुछ है नहीं। तो यह कितना दिन तक चलेगा ये सवाल है। पर यह भी सब जो हमें समझना चाहिए कि विध्वंस करने की क्षमता जो है वो बनाने की चीज़ों बनाने के जगह से वो अलग है, और ध्वंस करना, डिस्ट्रक्शन जो है वो आसान है। कंस्ट्रक्शन करना, बनाना कुछ, वो ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इसीलिए डिस्ट्रक्टिव पावर जो अमेरिका के पास है उसका दुनिया पे क्या असर पड़ेगा। एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, और भी जहाज है, हवाई जहाज है, गोला बारूद है। तो क्या होगा वो देखने की बात है। पर जो जंग चल रहे हैं दुनिया में उस पर भी जिक्र ज़रूर करेंगे। आपने गाज़ा की बात कही, मिडल ईस्ट का जो कहते हैं वो वेस्ट एशिया हम कहते हैं, इसका जंग है। यूरोप में जंग हो रहा है, यूरोपियन यूनियन एक तरफ है, यूक्रेन के पीछे है, इधर रूस है। तो ये जो जंग, 2 बड़े बड़े जंग चल रहे हैं, इसका नतीजा भी क्या होगा ये भी देखना पड़ेगा। पर साफ है कि डंडे के बल से आप दुनिया को नुकसान बहुत पहुंचा सकते हो, पर दुनिया पर हावी लंबे अरसे के लिए आप नहीं हो सकते। चलिए, इसी उम्मीद के साथ हम आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि ट्रंप का जो डंडा है वो बहुत दिन तक नहीं चलेगा, और वैसे भी ब्रिक्स में जिस तरह का डिक्लेरेशन हुआ, 11 देश एक साथ आए और उन्होंने सीधे सीधे यह दावा करने की कोशिश की कि मल्टीपोलर दुनिया को बनाने का एक सपना या शक्ति, 56% आबादी है दुनिया की। तो उम्मीद की जाए कि डंडे को एक चुनौती उधर से भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रबीर।